EPS 95 में अलग अलग आंकड़े लगातार दिए जाते हैं। अब एक नया आंकड़ा यहाँ पर सामने आया है, 20 लाख रुपए का आंकड़ा। आखिर ये चमत्कारी आंकड़ा आया कहाँ से, 20 लाख रुपए की सच्चाई क्या है, ये आज जानेंगे। मनोज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। आज ये 20 लाख रुपए का जो जादुई आंकड़ा, चमत्कारी का आंकड़ा आया, ये आया कहाँ से, ये आखिर बट कैसे रहा है, ये 20 लाख रुपए कैसे आ रहे हैं, कौन कहा जा रहा है जो नेताओं द्वारा, जो अलग पेंशनर्स के नेता हैं वो कह रहे हैं कि 20 लाख का ये आंकड़ा है, 20 लाख रुपए हर पेंशनर से जमा किए हैं। आखिर ये गुत्थी क्या है, आज वो सुलझाओ। देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि 20 लाख रुपए के करीब करीब पेंशनर का एवरेज निकाल के जमा है, तो ये गुत्थी बड़ी, कहते हैं ना, बड़ी अजीब सी गुत्थी है। क्योंकि जब आप 20 लाख रुपया कहते हो तो आज के कॉन्टेक्स्ट में कहते हो या पिछले कॉन्टेक्स्ट में कहते हो, और सरकार जब कहेगी कि 20 लाख जमा ही नहीं है तो क्या कर लोगे। मोटी मोटी बात, 20 लाख जमा करने का मतलब ये है कि आपके पेंशन फंड से जो पैसा कट रहा है, 30-35 साल अगर आप नौकरी करते हैं तो वो पैसा कितना हो जाएगा। तो अगर उसको पेंशन फंड में हिसाब लगाएंगे तो 20 लाख तो नहीं बनता है। मैं आपको छोटा छोटा हिसाब लगा के बताता हूँ। देखिए, मिनिमम पेंशन का जो मिनिमम पेंशन कह रहा हूँ मैं, जो पेंशन कंट्रीब्यूशन के लिए जो कैप है, कैप यानी अपर लिमिट है, वो 15,000 है। वो भी अभी बढ़ाई गई है, कुछ 10 साल का लगभग हो गया, शायद 2014 में। अपर लिमिट यानी कि 15,000, यानी 15,000 से ज़्यादा, 15,000 का लगभग 12.5% के करीब ये मान लो, तो ये होता है 1250 रुपया। तो मैक्सिमम 1250 से ज़्यादा तो कंट्रीब्यूशन जा ही नहीं सकता, उससे कम ही जाएगा। तो और उससे पहले 6,500 था तो लिमिट। तो इसका मतलब ये है कि कितना मैक्सिमम पैसा जा सकता है। मैं एवरेज मान लेता हूँ 1,000 रुपया, वो भी आज के कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट से भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा, 1250 ना मान के 1,000 रुपया मान लेते हैं। तो 1,000 रुपया मानेंगे तो पूरा एक साल के अंदर 12,000 रुपया लगभग बनता है एक साल का कंट्रीब्यूशन एक पेंशनर का। मैं 10,000 मान लेता हूँ मोटा मोटा आंकड़ा समझने के लिए। तो 10 साल का पेंशन कितना बनेगा, 10 साल का पेंशन बनेगा आपका 10,000 रुपया, सॉरी, एक साल का बनता है 10,000 रुपया, 10 साल का बनेगा 1 लाख रुपया। ऐसे ऐसे मोटा मोटा मान लेते हैं। और 20 साल 30 साल 3 गुना कर दो, 3 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये जो आंकड़ा दिया जा रहा है कि पेंशनर का 20 लाख रुपया जमा है, ये बिल्कुल भ्रामक आंकड़ा है। ऐसा लगता नहीं है मुझे, है पैसा जमा लेकिन इतना भी नहीं है। लेकिन फिर पैसा, इसको दूसरी तरीके से सोचो, मैं दूसरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि 7.5 साल में पैसा डबल हो जाता है। 7.5 साल में अगर किसी भी FD में रखेंगे आप पैसा, तो वो डबल हो जाएगा। ऐसा होता है ना। 10 साल तक किसी ने पैसा जमा किया, 7.5 साल तक जमा किया, तो 7.5 साल में उसने, मान लीजिए हमने अभी एवरेज लगाया कि 7.5 साल में 1 लाख रुपया जमा किया। 10 साल में 1 लाख रुपया जमा हो रहा है, लेकिन हम क्योंकि उसमें सरकार का भी कुछ हिस्सा होता है, सरकार भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। और दूसरा, हम ये मान लेते हैं कि 7.5 साल के अंदर लगभग 1 लाख रुपया जमा हो रहा है पेंशनर का। तो 7.5 साल के अंदर 1 लाख रुपया जमा हुआ, तो 7.5 साल बाद कितना होगा, 1 लाख रुपया। अब इसे हम 15 साल पर जब जाएंगे तो 15 साल में फिर 1 लाख और जमा हो जाएगा। तो 15 साल में कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया। कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया। लेकिन जो 7.5 लाख रुपया पहली साल का जमा था, वो भी तो डबल होगा, वो तो जमा हो चुका है। मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा कि मैं इसकी सिंपल ब्याज दे रहा हूँ कि 7.5 साल का एक टर्म बना दिया कि 7.5 साल में जितना पैसा जमा हुआ वो अगले साल में जुड़ जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर उसको हम ऐसे ना हर बार ब्याज नहीं मिल रही है, 7.5 साल बाद ही FD के तौर पे मिल रही है, तो 7.5 साल बाद एक आपके पास 1 लाख रुपया है, उसको सरकार अगर जमा कर दे कहीं तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। और 1 लाख फिर 7.5 साल में जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 3 लाख। यानी 15 साल में हो गया 3 लाख। 15 साल में 3 लाख सरकार के पास है। फिर आने वाले 7.5 साल में कितना जमा हो जाएगा, 1 लाख। तो फिर 15 साल के बाद 22.5 साल हो जाएंगे लगभग 22.5 साल के अंदर कितना हो गया, 4 लाख। लेकिन 4 लाख में 1 लाख तो आया है जमा होके, 3 लाख 15 साल पहले था, तो 3 लाख का कितना हो गया, 6 लाख 22.5 साल पे। तो 22.5 साल पे कितना हुआ, 6 लाख हो गया। और 1 लाख वो जो 7.5 साल में जमा किया, तो कितना हो गया,
7 लाख। 7 लाख रुपए करीब। 7 लाख रुपया हो गया, सिर्फ ब्याज, सिंपल ब्याज की, मैं मोटी ब्याज की बता रहा हूँ, ठीक है। कितना हो गया? 7 लाख हो गया। 7 लाख के बाद हम आगे चलते हैं 30 साल में, एवरेज हम मान लेते हैं 30 ही साल तक होती है, तो एक और बार इसको हम करेंगे। तो अब हमारे पास 7 लाख रुपया तो है, 7 लाख रुपया है हमारे पास, और 1 लाख और आ जाएगा 7.5 साल में, धीरे धीरे जमा करेगा वो, तो कितना हो गया? 8 लाख। लेकिन 7 लाख जो है वो डबल होगा, तो 7 लाख कितना हो जाएगा? 14 लाख। 14। तो 1 लाख, 8 बोल रहे हो तो 16 होगा उस हिसाब से। नहीं 8 पे नहीं आएगा, क्योंकि जो अगला वाला 1 लाख है वो तो पूरे साल में जमा होगा धीरे धीरे करके, उसको हम डबल नहीं कर रहे हैं। हम डबल जो कर रहे हैं जो हमारे पास है, जैसे 7.5 साल पे हमने 1 लाख को डबल नहीं किया, 7.5 साल के बाद हमने डबल करना शुरू किया, क्योंकि वो तो जमा हो गया ना, पूरा जमा होने के बाद उसको डबल कर रहे हैं। तो 30 साल में 14 लाख रुपया जमा है पेंशन, जमा 7 लाख जमा है, तो 30 साल में 14 लाख हो जाएगा, और 1 लाख और उसका कंट्रीब्यूशन से आ जाएगा, टोटल 15 लाख का हिसाब बैठता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी ना करें आज के हिसाब से, तो 15 लाख रुपया आज जो पेंशनर जमा कर रहा है, तो वो 30 साल बाद इसी सब ढर्रे में कम से कम 15 लाख रुपया पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं पुराने पेंशनर की, उनका शायद इतना पैसा ना हो, उनका शायद 10 लाख हो, तो मोटी मोटी ये बात कि 20 लाख तो नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मैं इतना समझता हूं कि हाँ 10 लाख रुपए का लगभग ये मान लो पुराने पेंशनर हैं उनका 10 लाख रुपया मोटा मोटा जमा है सरकार के पास। तो ये एक पहली बात। अब 10 लाख रुपए का अगर हम मार्केट के ब्याज की दर देखें, तो जो ब्याज कोई भी मिलता है तो 1% या 0.25% होता है, हम 1% मान लेते हैं। तो अगर 10 लाख रुपया किसी के पास जमा है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल तुम्हारे बैंक में जमा है, 1% थोड़ा ज़्यादा होता है कि 12% महीने का हो गया लगभग, लेकिन मान लेते हैं 1%, तो 1% से कितना मिल जाएगा आपको? 10 लाख रुपये में 10,000 रुपया, 10,000 रुपया मिलेगा। तो अगर 10 लाख रुपया भी पेंशनर का जमा हो पेंशनर के फंड में, मोटा मोटी मान लो, तो उसको 10,000 रुपया तो ब्याज से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? ब्याज से मिल जाएगा। सरकार को कुछ नहीं करने की जरूरत है, सरकार सिर्फ ब्याज दे दे, तो 10 लाख रुपए का ब्याज 1% के हिसाब से प्रति महीने 10,000 रुपया होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आंकड़ों में। तो कहने का मतलब ये, इसलिए हमने 10,000 का हमने पेंशन की बात की कि मिनिमम पेंशन 10,000, यानी उसकी ब्याज ही दे दो आप, जो उसने पैसा जमा किया उसकी ब्याज दे दो। दूसरा, ये पेंशन की जो हम बराबर बात कर रहे हैं कि लिमिट को, जो पेंशन की लिमिट है ना, जो अपर लिमिट है कि भाई 15,000 पर ही कंट्रीब्यूशन जाएगा, ये 15,000 पे भी कंट्रीब्यूशन नहीं जाना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। और 15,000 का भी, अब कहते हैं ना जब मिनिमम पेंशन बनती है तो मैक्सिमम जो पेंशन है ना, जो कैप लगाएंगे तो 7,500 के लगभग बनती है, यानी 15,000 का कैप है, तो 7,500 से तो पेंशन ऑन पेपर बन ही नहीं सकती, मतलब उतनी होनी चाहिए, बन ही नहीं सकती। मैक्सिमम अगर सरकार देना भी चाहे सारा, जो सब ज़्यादा से ज़्यादा फंड कंट्रीब्यूट करे आज के हिसाब से, तो जो मैक्सिमम पेंशन बनती है वो 7,500 बनती है, वो भी तब बनेगी। अच्छा, तो वही वाला आंकड़ा है जो अभी कुछ दिन पहले चर्चाओं में था, 7,500 प्लस डीए मेडिकल जो भी था, ये उसी आंकड़े से मैच हो रहा है। हाँ, ये उस आंकड़े से मैच हो रहा है। तो 7,500 इसलिए बनती है कि उसमें कैप लगे हुए हैं, कैलकुलेट करके आओगे ना, जो सारा कैलकुलेट करके आओगे, तो 7,500 से ज़्यादा वो बनता नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पेंशन का आप अगर लोगों को वापस पैसा भी दे दो, ब्याज के साथ दो, ये नहीं सरकार अगर पैसा अगर सरकार कहेगी 30 साल में आपने कितना जमा किया, ब्याज हटा दी, तो कितना जमा किया? कुछ भी जमा नहीं किया फिर तो, क्योंकि सरकार ने भी मार्केट में घुमाया, प्रॉफिट कमाया। हाँ, प्रॉफिट कमाया, सरकार ने सिक्योरिटीज में लगाया पैसा। सर पीएफ में होता तब भी 7.5-8% का ब्याज देती है ना सरकार। अगर यही पैसा पीएफ में होता, ईपीएस में ना होकर पीएफ में होता, तो कई गुना बढ़ गया होता। तो भैया ईपीएफओ को खत्म ही नहीं करना, तो ये पैसा पेंशन फंड में जो जा रहा है उसको पेंशन फंड खत्म करो, उसको पीएफ फंड में दे दो। पीएफ फंड में दोगे तो ब्याज तो मिलेगा, हर साल सरकार ब्याज डिक्लेयर करती है कि 8% है, 8.25% है, ब्याज देती है ना सरकार पीएफ पे, पैसे पे। तो अगर ये पेंशन फंड में ना हो पैसा, जो लगभग आधा पैसा है, अगर ये पीएफ फंड में हो तब भी बहुत पैसा बन जाएगा। और दूसरी बात, अगर ये पैसा है सिंपल हम कैलकुलेट करें इस पैसे को, तो 7,500, माफ़ करिएगा 10,000 रुपया अगर हम एक साल में इकट्ठा कर रहे हैं लगभग, तो 10 सालों में 1 लाख रुपया इकट्ठा करेंगे, तो सरकार तो कही 30 साल में तुमने 3 लाख ही तो जमा किया है,
30 साल में बिगर ब्याज हटा दे तो 30 साल में 3 लाख रुपए जमा किया है, 3 लाख रुपए वापस ले लो, तो 3 लाख नहीं चाहिए भैया हमें। पीएफ से कैलकुलेट होगा, पैसा तुम्हारे पास था, तुम कहोगे अच्छा जी, कल को सरकार कह दे अच्छा तुमको नहीं चाहिए ईपीएस, जिसको नहीं चाहिए 3 लाख रुपए ले जाओ, तो भैया तुम्हारे पास ही क्यों रखे हमने पैसे? पैसे का तो अभिमूल्यन होता है, रुपए की तो ताकत घटती है। और भी लगा सकते थे, हाँ, फायदा ले सकते थे, कहीं प्लॉट में लगाते, कहीं भी लगाते। ऐसा करे सरकार कि सरकार जब 3 लाख रुपए जब हमने जमा किए, तो जब हम जब रिटायर हुए थे तब 3 लाख रुपए में जितना हम सोना खरीद सकते थे, अगर हमारे 3 लाख जमा है उतना सोना दे दे, रुपये में नहीं चाहिए हमें। 3 लाख रुपए में अगर उस समय बराबर की वैल्यू को बराबर की वैल्यू दे दो, बराबर की वैल्यू दे दो, सोना दे दो, तो मोटी बात ये चल रही है। तो आप बहुत सारे प्रश्न करते हैं, तो मैं बार बार यही कहता हूं कि सरकार इस समय सरकारी जो फार्मूले हैं ना, चीटिंग के फार्मूले हैं, बेईमानी के फार्मूले हैं, इसको कंपनसेट करने के लिए जब डीए की बात होती है, हम महंगाई भत्ते की बात होती है, डीए क्यों जरूरी होता है? क्योंकि पैसे की ताकत घटती जाती है। पैसे की ताकत, आपने पैसा जमा किया और पैसे की ताकत घट रही है, तो उसे कंपनसेट कौन करेगा? महंगाई दर तो बढ़ती है, तो उसे डियरनेस अलाउंस से आप वो करते हैं, महंगाई भत्ता देकर उसको वो करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं एक तरह से। तो इसलिए महंगाई भत्ता भी बहुत जरूरी है। मतलब ये महंगाई भत्ता, ब्याज सब जोड़ के अगर पैसा वापस मांग रहे पेंशनर, हाँ। और आपको देना भी है कि चलो हम लगातार पेंशन नहीं दे पा रहे जितनी आपकी उम्मीद है, तो ये डीए ब्याज सब मिलाकर वापस करें। हाँ, मोटी बात ये है कि सरकार की नीयत में बेईमानी है, नीयत में जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं उनको चीट करने का नीयत में ये है। नीयत में ये नहीं इनका वेलफेयर करें, नीयत में ये है कि इनसे पैसा इकट्ठा करके अपना वेलफेयर करें, अपनी योजनाएं चलाएं, अपना पैसा बांटें, रोड बनाएं, सब बनाओ। ये जो पॉलिसी है, ये बैंक भी देखो, बैंक भी कहती है, बैंक भी बहुत सारा आपको देखो ना, बैंक में क्या बैंकिंग सिस्टम क्या होगा, आपको 6.5% एफडी पे देगी, 7% देगी, और टोटल कितना बैंक करती है लैंडिंग, उसका जो लोन देती है 12%, 18%, 20%। अरे भाई, रिजर्व बैंक का रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट देखो, जहाँ से ज़्यादा 0.5% का फर्क होता है। कितने का फर्क होता है? 0.5% का फर्क होता है। यानी जब बैंक आपस में ट्रेड करती है, तो जिस दर पे लोन उठाती है और जिस दर पे लोन देती है, उसमें 0.5% का फर्क होता है। लेकिन बैंक जब आम ग्राहक को देती है, जैसे हमें आपको देती है, तो कर्जा तो हमें जब ब्याज दे रही है तो 6.5% की दे रही है, और जब हमसे लेने की बारी आती है ना, तो 30%, 35% भी वसूल लेती है क्रेडिट कार्ड में। तो कहने का मतलब ये है कि कहाँ तो तुम 0.5% पे खेल रहे हो, कितना फेयर गेम। कहते ना, ये बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, बहुत सारे लोग क्यों फांसी लगा लेते हैं, ये जो कर्जे का सिस्टम है ना, बैंकिंग का सिस्टम है, इस पे कोई लगाम ही नहीं है। जितना चाहे लूट लो, नई नई पॉलिसी आ जाती है सरकार का, जितना चाहे उस पे पेनल्टी लगा दो, जितना चाहे वो लगा दो। वो आदमी जो एक बार कर्ज ले लेता है, वो कर्ज चुका नहीं पाता, कर्ज में ही डूब जाता है। लेकिन ये बैंकें फल फूल रही हैं। ये जो प्रैक्टिसेस है ना, ये प्रैक्टिसेस फेयर प्रैक्टिसेस नहीं है जनता के लिए। जब तक सरकारी बैंकें थी तब तक तो कुछ थोड़ी बहुत फेयर प्रैक्टिस हो भी जाती थी। अब तो ऐसी लूट मार मची है कि सारा प्राइवेटाइजेशन कर दो, सारा प्राइवेटाइजेशन। तो मोटिव ये रह गया, अस्पतालों का, बैंकों का, सबका जो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, जिसकी बहुत ज़रूरत है। अगर कहीं कल को न्याय व्यवस्था भी प्राइवेट सेक्टर में चली गई तो पैसे वालों को न्याय मिलेगा। अभी भी आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कहा था कि न्याय नहीं मिलता, जज बड़े महंगे हैं। तो सब व्यवस्थाएं प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत क्या है? मुझे लगता है जो व्यवस्थाएं वही प्राइवेटाइज करो जहां पर लोगों को कष्ट ना हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। देखिए, मैं विषयांतर हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस देश के अंदर व्यवस्थाएं चल रही हैं कि एक तरफ तो जब आप आपस में बैंकें डील करते हैं तो 0.5% पे कर लेते हैं, लेकिन जब दूसरे से बात करते हैं, हम लोगों से, आम जनता को लूटने की बारी आती है तो कोई नियम ना, खाता ना भाई, कुछ भी नियम बना दो, सरकार बोलती है सब सही, जनता का खून चूस लो। इसी तरीके से जब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने की बात थी तो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, कितना फेयर था। लेकिन जब चीटिंग माइंडसेट आ गया, ये माइंडसेट कब से आया? कांग्रेस की सरकार से आया, फिर बीजेपी ने भी उसे फॉलो किया। ये जो चीटिंग माइंडसेट आया, ये ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया, तब से इनको लगा कि कर्मचारियों को, मजदूरों को, गरीबों को वेलफेयर नहीं करना है, उनको चीट करना है। उनके जमा पैसे पे
अपना हक जमाना है और उनको ये कहना है तुम्हारा वेलफेयर कर रहे हैं। ये जो दोहरी नीति अपनाई, इसी वजह से एनपीएस आया। एनपीएस भी क्या था, इसीलिए आया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करो और एनपीएस के जरिए करो। इसी तरह से ईपीएस 95 भी इसीलिए आया था। ईपीएस 95 किस लिए आया कि भाई फैमिली पेंशन वगैरह वो सब चल रही है, वो सब बंद करो और पेंशन के नाम पे पैसा इकट्ठा करो। पेंशन पहले जो इंटेंशन थी और अब इंटेंशन है, दोनों अलग अलग है। पहले जो इंटेंशन थी पैसा इकट्ठा करके वापस उसी एम्प्लॉय का वेलफेयर करना था। अब ये ईपीएस फलाना ढिमका, इन पेंशनों में पैसा इकट्ठा करके अपना काम सिद्ध करना है, उस पैसे को अपने उपयोग में लेना और देने के नाम पे हाथ खड़े कर देना है। अब तक तो ऐसा भी था कि लोग बेचारे एक नाम चेंज हो जाता था, ईपीएफओ के दफ्तर में जा जाके तड़पते रहते थे कि हमारा नाम चेंज करना है, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ। पेंशन तक नहीं मिलती थी, लोगों ने फांसी लगा ली, उनका पैसा पीएफ का नहीं मिला। इतना बुरी तरीके से ये बिहेव करता था। पेंशन तो देना छोड़ो, ईपीएफओ ऐसा सफेद हाथी हो गया था कि ये लोगों का पीएफ का पैसा तक नहीं दे रहा था कि कुछ ना कुछ पंगा निकाल के नाम मैच नहीं कर रहा, डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे, ऐसे करके लोगों ने फांसी लगा ली। तब जाके सरकार की नींद खुली। सरकार ने कहा ये ज्यादा हो रहा है। सरकार भी टैटुआ दबा रही है। अब जिंदा, जैसे सोने की अंडा देने वाली मुर्गी होती है ना, तो अब तुमने कहा रोज एक अंडा दे रही है तो ले रही है, तुमने कहा एक दिन पेट फाड़ के सारे अंडे निकाल लो। तो पेंशनर का पेट मत फाड़ो। पेंशनर सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। हम कहते हैं सरकार पेंशन फंड से वेलफेयर करे, डेवलपमेंट करे, लेकिन उस मुर्गी को भी तो दाना खिलाओ। जो मुर्गी रोज अंडा दे रही है उसको दाना खिलाओगे, नहीं खिलाओगे? जो रोज कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 7 करोड़ से ज़्यादा लोग, पूरे देश में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो रिटायर हो रहे हैं उनको देने में तकलीफ क्या है? इन सज्जन को, मोदी सज्जन को तकलीफ क्या है? ये बोलते हैं ना, इस सज्जन को तकलीफ क्या है? तो मैं कहता हूँ मोदी जी आपको क्या तकलीफ है? आपको, आपका पैसा थोड़ी ना है, आपकी सरकार का पैसा थोड़ी ना, उन्हीं का पैसा है। अगर मैं तो कह रहा हूँ 7 करोड़ लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं उसमें से भी थोड़ा थोड़ा दे देंगे ना इन 80 लाख लोगों को, तब भी हो जाएगा पूरा। पैसा तो बहुत आ रहा है, पैसा पेंशन फंड में बहुत आ रहा है, ब्याज का भी आ रहा है और लोगों का जमा करने का भी आ रहा है। तो कुछ लोग जमा कर रहे हैं, कुछ लोग निकाल रहे हैं, ऐसे भी सोच लो। पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। नीयत में चोरी है। कोई बहुत सारे आप देखिए, जो हमने अभी पिछली वीडियो करी थी, उसमें था कि ईपीएस 95 को आजाद कर दो, यानी उसको हाथी के पैर से कुचल दो, उसको हटा दो। आपने उसको एकदम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की बात कही थी। चलिए, अगर ओपीएस में उसको डाल देंगे, पुरानी पेंशन में, या फिर कहीं भी डालते हैं, आप तो पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे क्या? वो पुरानी पेंशन में डालेंगे तो क्या कैलकुलेशन बनेगी, किस तरीके से वो चीजें देंगे? और जो समर्थन, कई लोग तो हंसे इस पे, कई लोगों का समर्थन आया, कई लोगों ने कई सारी चीजें कही। मैं कुछ कमेंट आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर मोहम्मद रफुद्दीन है, वो कहते हैं आपकी बात 100% सही है, ईपीएस कैंसर मुर्दाबाद, सरकार पेंशन का पैसा अपने कब्जे में ले लिया है और सही पेंशन नहीं दे रही है, और पेंशन के साथ इंसाफ वो बराबर करे, धोखेबाजी ना करे। और इन्होंने कहा कि मिनी संसद, आपकी बात सही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई लोग आपके लिए कुछ ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं, पढ़ दूं मैं? अगर आप पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है मनोज झूठा है, अशोक जी जिंदाबाद। और अब मैं देखिए, मैं जानता नहीं मैं अशोक जी कौन, नहीं, मैं आपको बताऊं। देखिए कोई, अब कोई होंगे लोकल लीडर, मुझे नहीं पता किसके, इनके पेंशनर्स के, तो अपने लीडर को बड़ा करने के लिए, मैं तो लीडर हूँ नहीं, तो मैं झूठा हूँ, सच्चा हूँ, मैं जो भी है नहीं, लेकिन लगातार फिर आपके लिए भी है कि आपकी बात सही है मनोज जी, आप सही कह रहे हो। यानी ये तो लोग ही जवाब देंगे। ये लोग चाहते हैं कि चलो आप अगर पुरानी पेंशन में भी जा रहे हो, अगर नया विकल्प दे रहे हो, उस नए विकल्प को भविष्य क्या होगा? कहीं उसमें सरकार तो कोई नया तालमेल नहीं मिला देगी अगर वो ईपीएस, वो देखिए ओपीएस कर देते हैं। ओपीएस की बात करें ना, तो डिफाइंड बेनिफिट वाली बात है कि पैसा तो मिलना ही मिलना है। अब आपकी टेंशन नहीं है, सरकार की टेंशन हो जाएगी पैसा देना। अभी क्या है कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, मतलब आपने कंट्रीब्यूट किया तो आपकी पेंशन है। कंट्रीब्यूट तो अभी आप कर ही नहीं रहे ईपीएस में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड के लिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉय तो करता ही नहीं। तो एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट कर रहा है और सरकार उससे पैसा ले रही है, तो सरकार क्या करे कि उस जो उद्योगपति है उससे पैसा ले, जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, पैसा बढ़ा ले और उसी हिसाब से पैसा ले उससे, क्योंकि पैसा उद्योगपति को देना है, पैसा सरकार को लेना है, हमें तो पेंशन चाहिए। तो सरकार जो चाहे ले ले, ज्यादा ले ले, कम रख ले, पेट में रख ले अपने, ज्यादा ले ले, कम ले ले, उद्योगपतियों की गर्दन दबा दे या नहीं दबाए, या उनको वेलफेयर कर दे या उनका एनपीए माफ कर दे, हमें मतलब नहीं। तुम उनसे लो हमारे भविष्य का, क्योंकि हम उद्योगपति को अपना जीवन दे रहे हैं,
हम उस इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना पूरे जीवन दे रहे हैं, उसकी कंपनी के लिए पूरा जीवन दे रहे हैं, हम सरकार की कंपनी के लिए पूरा जीवन दे रहे हैं, अर्ध सरकारी कंपनी के लिए पूरा जीवन दे रहे हैं। हम उस कंपनी की वो हमारा भविष्य सुरक्षित कर रही है, और वो उस भविष्य को हमने आपको ठेकेदार बनाया। सरकार, आप सरकार हो, आप वो पैसा लेते रहो, और आपने ठेकेदारी ले ली ना, अब हमारे बुढ़ापे की ठेकेदारी ले लो। यही तो पेंशन है। अब ये कहो कि भाई मैं पैसा भी ले लूं और मैं ठेकेदारी भी ना लूं, मतलब कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा। और ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या मतलब है? डिफाइंड बेनिफिट है। डिफाइंड बेनिफिट का मतलब है 10,000 तो मिनिमम उन्होंने बोल ही रखा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कि भाई 10,000, अभी तो यूपीएस के लिए बोला है 10,000, तो 10,000 मिनिमम बन जाए, जो मिनिमम उनका हो वो बना दें, और बाकी सरकार पेंशन दे अपने पास से। अब हमें तो कोई मतलब नहीं, सरकार सारा फंड ले ले ईपीएफओ का, तो कर तो सरकार ही रही है मैनेज। ईपीएफओ को चिल्लाते हैं, कहते हैं ईपीएफओ स्वास्थ्य कहती है अलग संस्था है, सरकारी संस्था नहीं है, ये है वो है, ईपीएफओ तो भाई आपका मैनेज कर रही है। तो हम कह रहे हैं ये दो चेहरे पे नकाब दो क्यों लगा रखे हैं, कि गाली पड़नी है तो ईपीएफओ को पड़ जाए, डिसीजन लेना है तो हम ले जाएं। जैसे सोनिया गांधी थी, पीछे से बैठ के सरकार चला रही थी, अब पुतले की तरह मनमोहन सिंह नाच रहे थे। यही तो हो रहा है, आरएसएस पीछे बैठती है, मोदी नाचते हैं, सरकार आरएसएस के निर्देश पर मोदी जी डिसीजन लेते हैं। यही तो बात हुई ना, जो है सामने आए ना, हमें तो पता तो चलना चाहिए कौन वार कर रहा है। किसी के कंधे पर रख के कोई बंदूक चला रहा है, सरकार अगर ईपीएफओ के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है तो गोली तो पेंशनर को लग रही है। पेंशनर को पता होना चाहिए कि भाई गोली कौन मार रहा है, सीधा सीधा तो मारो तो पता तो लगे तुमने मारा है, बेईमानी करी है तो पता तो चले मोदी सरकार ने करी है, ये तो पता लगे कि किसने करी है, या कांग्रेस सरकार ने करी है। सीधा सीधा बात, मोटी बात ये है कि जितना स्पष्ट होगा, जितना सत्य होगा उतना अच्छा होगा। ये झूठ और फरेब का खेल बंद होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो जिस सरकार ने लगातार इतने साल सौतेला व्यवहार किया ईपीएस वालों के साथ, हाँ, वो उनकी मानसिकता, उनकी सोच, या फिर उनको कैसे बदला जाएगा? देखिए असल में क्या है कि एकदम से तो ये सब होगा नहीं, उनको बदलना नहीं है, हाँ, उनको निपटा देना है। मैं तो ये कहता हूँ, देखो किसी भी आदमी को जिसका स्वभाव में चोरी है ना, उसके चरित्र नहीं बदल सकते आप जब तक वो खुद ना चाहे। मैं कहूँ आपको प्रेशर डाल के आप बहुत को साहूकार बना दूंगा, थोड़ी देर के लिए आप बन जाओगे। कोई ना पढ़ने वाला बच्चा है और उसके माँ बाप मार पीट कर उसको बिठा दें, थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, लेकिन फिर वो वही करेगा। लेकिन जो अपने खुद से तैयार है पढ़ने के लिए, उसको ना मार पीट की जरूरत है, ना उसको कोई मोटिवेशन की जरूरत है, ना उसको डर की जरूरत है। मोटिवेशन और डर उनके लिए चाहिए जो नहीं करना चाहते। ये लोग नहीं करना चाहते हैं, इनके लिए डर चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ झंझट में पड़ो ही मत, डराओ ही मत, इनको हटा ही दो। इनको हटा के ऐसे लोगों को लाओ जो करना चाहते हो, फिर उनको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें पता है तुम्हारा दर्द, जो गुजरा है उस दर्द से वो जानता है कि सत्य क्या है, वो अपने आप देगा। कि कभी माँ बच्चा को, लोग कहते हैं कि बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, मैं कहता हूँ माँ बार बार चेक करती है, मेरा बच्चा रो नहीं रहा है तो रो क्यों नहीं रहा, जाके हॉस्पिटल में चेक कराती है। और दूध तो वो टाइम से ही देगी, वो अगर नहीं भी रो रहा होगा तभी इसको दूध पिलाना है। छोटा बच्चा होगा ना तो माँ दूध पिला ही देती है, अगर वो रोए या ना रोए। अगर हम भाग जाते, अंदाजा है उनकी भूख का, हाँ, उनको जरूरत है, हाँ, उसके चिल्लाने से मतलब नहीं। हमारी माँ थी बचपन में, और हमें 12 बजे खाना होता था, हम पूरे दिन खेलते रहते थे, हम रोटी नहीं खाते तो पकड़ पकड़ के हमें लाके खाना खा। आपकी भी माँ ने ऐसा किया होगा कई बार कि आपको खाने की इच्छा नहीं है तब भी खिलाया होगा। तो माँ का भाव तो वो है। ये जो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, ये कौन सी माँ है जो बच्चा रोने पे दूध पिलाती है? हमारी माँ तो ऐसी थी जो जबरदस्ती खाना खिलाती थी, नहीं खाते थे तब भी खाना खिलाती थी। ये सब्जी पसंद नहीं है तो खा, तेरे शरीर के लिए अच्छी है। जो देने का भाव है वो माँ का भाव है ही नहीं। ये तो बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने कहावत बना दी कि बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। मैं तो कहता हूँ माँ को पता होता है कि बच्चे को फीड करना है, बच्चे को परवरिश करनी है, अच्छे से अच्छा खिलाना है। तो ये माँ, सरकार माँ की अगर भाव में रहेगी, अगर सरकार माँ के भाव में इसलिए नहीं है कि चोर बैठे हुए माँ का रूप रखे हुए। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को भेजो जिसमें सचमुच माँ का भाव हो, जो उनको फिर कहने की जरूरत नहीं, उनको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं। उनके लिए वो तो तुम नहीं भी लेना चाहोगे पेंशन तो वो तो तुम मना करोगे हमें नहीं चाहिए, देश की सेवा के लिए लगा दो। वो कहे नहीं, देश में बहुत है, तू पहले खा, तू मेरा बुजुर्ग है, तू पहले खा। ये भाव देश के अंदर चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ये भाव लीडरशिप से आता है। अभी तो सब सेवक बना रखे हैं आपने। आप कहते हो ना सेवक, नौकर में कोई लीडरशिप होती है? सेवक कोई अच्छा शब्द है, कहता है जन सेवक हूं मैं। अरे काय के प्रधान सेवक हूं, काय का सेवक? अरे तुम सेवक नहीं हो, तुम प्रतिनिधि हो हमारे, तुम हमारी वेलफेयर करो। अगर हम पर कुछ टैक्स लगा रहे हो तो लगाओ। सेवक की औकात है वो कुछ कर दे?
सेवक नहीं चाहिए इस देश के अंदर। सेवक बेईमान होता है, नौकर के ऊपर हमेशा निगाह रखनी पड़ती है मालिक को। सेवक यानी नौकर, नौकर के ऊपर निगाह रखनी पड़ती है, लेकिन माँ बाप के ऊपर बच्चे निगाह रखते हैं? नहीं। देश को लीडर चाहिए, देश को सेवक नहीं चाहिए। देश को लीडर चाहिए। शब्द भी गलत है हमारी डेमोक्रेसी में, जब हम जनसेवक कहते हैं शब्द गलत है। क्या का जनसेवक? देश को लीडर्स की जरूरत है, देश को माँ बाप की जरूरत है, देश को नौकर की जरूरत नहीं है। और ये नौकरों ने देश को खा लिया। नौकरों ने कहा हाँ नौकरी कर रहे हैं, तो कहते हैं तू खा, तू, कोई जिम्मेवारी नहीं होती नौकर की। दुकान फेल हो जाए किसी नौकर की जिम्मेवारी होती है? मालिक की जिम्मेवारी होती है। इस देश को मालिकों की जरूरत है, इस देश को लीडर्स की जरूरत है, इस देश को माँ बाप की जरूरत है, इस देश को नौकरों की जरूरत नहीं है, इस देश को नौकरी की जरूरत नहीं है। ये जो नौकर कहते हैं इनको लात मार के निकालो और देश को मालिकों के हाथ में सौंपो, जो अपनी जिम्मेवारी, मालिक यानी जिम्मेवारी समझे कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेंशनर हैं, मेरे वोटर हैं, मैं इनका करूंगा। अरे ये तो कह रहा है कि यूज करो और इस पे लात मारो, सैलरी। कोई भी नौकर की इंटेंशन क्या होती है? यार काम उतना ही करो ना जिससे मेरी पैसे मिल रहा है, खाओ और निकलो। निकलो, कोई ज्यादा उसकी कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन जब अपना काम होता है तो सुबह 4 बजे आके शुरू कर देता है आदमी। ये फर्क है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर कि आप समझो, जन सेवक, जनता के सेवक, ये शब्दों से बचो और कहो अरे जनता के लीडर, सच्चे लीडर की जरूरत है, जो जिनके सामने ना प्रोटेस्ट करने की जरूरत हो। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि तुमने ही चुना और तुम ही प्रोटेस्ट कर रहे हो। भैया चुना कैसे चुन लिया तुमने? या तो गलत तुम्हारा फैसला हो गया। कभी किसी बच्चे ने माँ बाप के प्रति प्रोटेस्ट किया है? अपने माँ बाप के लिए प्रोटेस्ट किया? अगर डांट भी देते हैं तो कहता है यार उनको पता है, थोड़ा बहुत रोते हैं धोते हैं, लेकिन उनको पता है मेरी वेलफेयर के लिए कर रहे होंगे। सारे वो मानते हैं ना, उनके डिसीजन सारे मानते हैं माँ बाप के, अच्छे हो या बुरे हो। जो फैसले लेते हैं, जब तक कि वो उस काबिल नहीं होते तब तक वो फैसले माँ बाप लेते हैं। और बहुत सारे फैसले माँ बाप वेलफेयर समझ के ही लेते हैं, गलत भी लेते हैं कि भाई तुम्हारा ये आज घूमना बंद, तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हारी टाइमिंग है, तुमको ट्यूशन जबरदस्ती देना है, सब कुछ देना। बाई फोर्स भी फीड करता है। अगर जनता का मन ना हो, बच्चों का मन ना हो, तब भी वो उसको डिसीजन देता है। और वो किस लिए? कि आपके वेलफेयर के लिए। इसलिए अगर ऐसे लोग होंगे, लीडर्स होंगे, तो वो आपको जबरदस्ती फीड करेंगे, यानी आप मांगोगे नहीं तब भी देंगे। और ये लोग हैं मांगते रहो, मांगते मांगते मर जाओ। इनको तो अपने बच्चे सेट करने हैं, अपना परिवार सेट करना है, अपने चमचे सेट करने हैं, अपनी पार्टी सेट करनी है और अपना एजेंडा सेट करना है। इनको कोई मतलब नहीं है इस देश की जनता से। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। बहुत सारी बातें होती हैं, मैं भावुक हो जाता हूँ कभी कभी ना, और कभी कभी ना मैं कहता हूँ लीक से हट के बात करने लगता हूँ। जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर पे चला गया, लोग बहुत सारे कहेंगे यार ईपीएस की बात नहीं करते। अरे व्यवस्था परिवर्तन की बात है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी पहले कि व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था में एक रोग आ गया है, एक दोष आ गया है। हम नौकर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे को देगा कुछ। नौकर नहीं देगा, वो फैसला ले ही नहीं पाएगा, वो ले ही नहीं पाएगा फैसला। वो तो बस मौज काट रहा है, वो तो अपनी नौकरी कर रहा है 5 साल है। वो कह देते हैं हम तो झोला उठा के चले जाएंगे। अरे क्यों चले जाओगे झोला उठा के? कोई माँ बाप ऐसा कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, अब तुम नहीं पढ़ रहे हो तो मैं छोड़ दूंगा। भैया वो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है बच्चों की, वो कैसे झोला उठा के चला जाएगा? यहाँ का प्रधान सेवक कहता है मैं तो झोला उठा के चला जाऊंगा। फिर आया ही क्यों तू भाई? झोला उठा के चला जाएगा तो है, तू आया क्यों? तूने जिम्मेवारी क्यों ली? पूरे देश को जिम्मेवारी ले। हम तो भाई फकीर हैं, हम तो फकीरों की जरूरत नहीं है इस देश को। इस देश के वो लोग हैं जो इस देश में, इस देश की जिम्मेवारी ले, आगे बढ़कर जिम्मेवारी लें और देश को अपना समझे और देश चुने भी उनको। ऐसे लोगों की जरूरत है, यही मैं कहना चाहूँगा। ठीक है, तो आपने सुने आज मनोज जी के विचार ईपीएस को लेकर और 20 लाख रुपए के आंकड़े को लेकर। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी और भी